हेलो बच्चों, तो आज हम फार्माकोलॉजी के एक शॉर्ट टॉपिक जिसका नाम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है, फिर इसकी डिटेल में जाएंगे। दीज आर द अनवांटेड और अनडिज़ायर्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। हम जब भी कोई ड्रग यानी कि कुछ मेडिसिन लेते हैं तो उसके पीछे कुछ थेरापेटिक पर्पस होता है। हो सकता है किसी सिम्टम्स में रिलीफ के लिए उसको लिया जा रहा हो, कोई डिसीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए उसको लिया जा रहा हो, कोई डायग्नोस्टिक पर्पस हो यानी कि किसी बीमारी का पता लगाने के लिए उस ड्रग को दिया जा रहा हो। तो कुछ भी पर्पस हो सकता है। यानी हम जब भी कोई ड्रग लेते हैं तो एक कुछ पर्पसफुल इफ़ेक्ट के लिए लेते हैं, लेकिन उस इफ़ेक्ट के साथ कुछ अनवांटेड, कुछ अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अनवांटेड जो कि हम नहीं चाहते हैं, अनडिज़ायर्ड जो हमने सोचा नहीं था, हमारी इच्छा नहीं थी। तो जो उसका इफ़ेक्ट है उसके अलावा कुछ और अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि शरीर को, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेस टू नो अबाउट एंड बिवेयर of the possibility of drug reactions, as she may be first to realize that something is wrong, and so that appropriate step can be taken at the right time. तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर ये ज़रूरी है कि जितने भी हमारे साथी नर्सिंग ऑफिसर्स या स्टूडेंट नर्सेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में मालूम हो, कितने टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। कुछ कुछ ड्रग है, जैसे कि हम पर्टिकुलर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए सेंसिटिव है तो उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है कि ड्रग रिएक्शन करे। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर ये ज़रूरी है कि हमको उनके बारे में मालूम हो। क्यों? बिकॉज शी मे बी फर्स्ट टू रियलाइज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अब क्योंकि जितने भी पेशेंट है, पेशेंट के पास में सबसे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले वो नर्सेस को ही इन्फॉर्म करता है। तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमको उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ हमको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन पेशेंट के ऊपर हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको असेसमेंट करते आना चाहिए। और उनका एंटीडोट यानी कि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, कुछ सेंसिटिविटी हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है दो प्रकार की होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए रिएक्शन, these can be due to excessive absorption of drug or decreased elimination of drug or undue sensitivity of organ to the drug। अब एक चीज़ है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन एक्चुअली क्या होता है कि आप जब भी कोई मेडिसिन देखें तो उसमें डोज लिखा रहता है। जैसे आप कोई अगर ओरल लेने वाली ड्रग आप देखेंगे तो उसमें mg लिखा रहता है कि 500 mg है, 250 mg है, 650 है, जैसे डोलो 650 बहुत नाम चलता है, या 750 है। तो ऐसे उनके डोज लिखे रहते हैं कि कौन सी ड्रग कितने mg की है। अब ये ड्रग कैलकुलेशन एक अलग चीज़ हो जाती है कि किस पेशेंट को कितना mg ड्रग देना चाहिए। वो क्योंकि एज के अकॉर्डिंग या मेल फीमेल के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो जब कोई ड्रग पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं पेशेंट को कोई ड्रग दिया, वो है 100 mg का। नॉर्मली एक प्लाज्मा हाफ लाइफ का होता है, वो आपको बताऊंगा मैं। तो एक निश्चित समय के बाद ड्रग हमारी बॉडी में आधी बचती है। जैसे 100 mg दिया तो एक निश्चित समय के बाद 50 mg बचेगी, फिर एक निश्चित समय के बाद 25 mg बचेगी, फिर एक निश्चित समय के बाद 12.5, 6.25 हाफ होती जाती है। एक निश्चित समय के बाद हाफ होती जाती है, मीन्स कि वो शरीर से एलिमिनेट होती जाती है, एलिमिनेशन होता रहता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपका यूरिन का कलर येलोइश हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रग है वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होती हैं।
अब टाइप ए रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और डिक्रीज एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। या तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, हम हाइट वेट एज के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो नॉर्मल डोज रहता है, रेगुलर डोज है, वो हम पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन कर रही है, जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। और डिक्रीज एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, या हम बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी से जो ड्रग एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो गया है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सेंसिटिव है उस ड्रग के लिए। दीज रिएक्शन आर यूजुअली रिलेटेड टू द डोज ऑफ द ड्रग। तो ये जो रिएक्शन हो रही हैं टाइप ए रिएक्शन, ये ड्रग के डोज से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमको 100 mg देना था उस एज के अकॉर्डिंग, हाइट वेट के अकॉर्डिंग, और वो नॉर्मल डोज था। लेकिन कोई कोई पर्सन में वो एलिमिनेशन कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को रिएक्शन हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग लोअर डोज। इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है लोअर डोज देके उस पर्टिकुलर पर्सन में जिसमें भी ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है। तो हम 100 mg दे रहे थे, पेशेंट को कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा था क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था, एलिमिनेशन कम हो रहा था, तो हमने 100 की जगह उसको 80 mg, 75 mg या 50 mg डोज दिया। और ऐसा करके हम जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है टाइप ए रिएक्शन। सेकेंड है टाइप बी रिएक्शन। दीज आर नॉट रिलेटेड टू द ड्रग नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द डोजेस। अब ये जो रिएक्शन है टाइप बी रिएक्शन है, ये ड्रग के नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से कोई इनका लेना देना ही नहीं है। मीन्स जो ड्रग का नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उससे कोई इनको मतलब ही नहीं है। इसलिए टाइप बी रिएक्शन को हम डोज कंट्रोल करके या डोज में मैनिपुलेशन करके इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और मे बी एन एलर्जिक रिएक्शन। तो ये जो टाइप बी रिएक्शंस हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है टाइप बी, ये क्यों होते हैं? या तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है इनके पीछे, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमने टाइप बी रिएक्शन देखा। अब ये जितने भी पॉइंट अब हम देखने वाले हैं ये टाइप बी रिएक्शन के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले सबसे कॉमन नाम जो हमने सुना है वो है साइड इफ़ेक्ट। इसको हर किसी ने सुना हुआ है। अब पहले साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं होता क्या है। मैं एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर पे हूँ, यानी एसोसिएट प्रोफेसर के एक पोस्ट पर हूँ जहाँ पे मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब मेन काम मेरा क्या हो गया? बच्चों को पढ़ाना। मैं प्रोफेसर हूँ। शाम को जब मैं कॉलेज से वापस आता हूँ तो मान लेते हैं कि मेरा एक ढाबा भी है और मैं घर आने के बाद 1 घंटे ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद मैं ढाबे पे चले जाता हूँ, 9-10 बजे वापस आ जाता हूँ। तो कहने को अगर ये हो सकता है यहाँ पर कि मेरा मेन प्रोफेशन तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ में एक साइड बिजनेस मेरा है, वो ढाबा है। यही होता है साइड इफ़ेक्ट। मतलब मेन जो इफ़ेक्ट करना है वो तो करता ही है, जो कोई हम ड्रग दे रहे हैं उसका जो मेन इफ़ेक्ट के लिए या जो हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है उसके लिए हम दे रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट तो होगा ही, साथ ही साथ साइड में एक और इफ़ेक्ट हो जाएगा। उस एक और इफ़ेक्ट जो हो रहा है साइड में उसको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। अ ड्रग में हैव मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन। कोई ड्रग है जिसका एक से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है या एक से ज़्यादा उसकी साइट ऑफ एक्शन हो सकती है, यानी 2 एक्शन हो सकते हैं या 2 जगह पे वो एक्शन कर सकती है। द साइड इफेक्ट आर ड्यू टू दीज एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एक्स्ट्रा साइट ऑफ एक्शन। तो जो साइड इफेक्ट होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रग के किसी ड्रग के 2 फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, 2 अलग अलग काम के लिए वो ड्रग यूज़ होती है। तो हमें तो एक ही समस्या थी, हमने ड्रग दी और वो दूसरा एक्शन भी करेगी ड्रग, या एक्स्ट्रा साइट ऑफ एक्शन यानी कि 2 जगह पे वो काम कर सकती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एट्रोपिन गिवन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ एज अ साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंटी सिक्रेटरी प्रॉपर्टी।
अब एट्रोपिन हम किसी थेरापेटिक पर्पज से पेशेंट को देते हैं। जब हमने पेशेंट को दिया तो उसको देने की वजह से उसका जो मेन काम है वो तो एट्रोपिन कर ही रहा है, साथ ही साथ पेशेंट को उसका गला सूखता है, उसका मुंह सूखता है, यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन एंटी सिक्रेटरी एक्शन भी है इसका, यानी सिक्रेशन कम कराने का एक्शन भी है। तो स्लाइवरी सिक्रेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का मुंह सूखता है या ड्राइनेस ऑफ माउथ वाली कंडीशन पेशेंट के साथ हो रही है। तो एट्रोपिन का जो मेन काम है वो तो हो ही रहा है, जो मेन एक्शन है वो तो कर ही रही है, या जो मेन इफेक्ट है वो तो कर ही रही है। साथ ही साथ एंटी सिक्रेटरी होने की वजह से पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ माउथ वाली कंडीशन भी क्रिएट होगी। तो ये एक साइड इफेक्ट हुआ, जो मेन इफेक्ट था वो तो हो ही रहा था, साथ ही साथ पेशेंट का गला भी सूख रहा है, ये साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट टाइप बी रिएक्शन है टॉक्सिक इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग और ड्यू टू ओवरडोज ऑफ ड्रग। ओवरडोज में रिजल्ट इन ड्रग पॉइजनिंग। तो अगर कोई ड्रग लंबे समय तक ली जाती है उसकी वजह से, या कोई ड्रग का ओवरडोज ले लेता है उसकी वजह से पेशेंट को ड्रग पॉइजनिंग हो सकती है। ड्रग पॉइजनिंग हो सकती है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, डेथ हो सकती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। सेकंड है इनटॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, इनटॉलरेंस मतलब होता है असहनशीलता। हम समझते हैं क्या है इसमें। व्हेन अ पेशेंट इज मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग, अ ड्रग प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट इवन एट अ थेराप्यूटिक डोज। अब जैसे हमने टॉक्सिक इफेक्ट की बात की, यानी पेशेंट जब बहुत लंबे समय तक एक ही ड्रग ले रहा है या ड्रग ओवरडोज ले रहा है तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ड्रग पॉइजनिंग पेशेंट के साथ हो सकती है। अब यहाँ पर है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब होता है असहनशीलता। अब जैसे कि किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब क्या कि पेशेंट जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उनको नहीं ले पाता है, वो लेता है तो उसको एलर्जी हो जाती है, उसका शरीर वो झेल नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है। इनटॉलरेंस मतलब कोई पर्टिकुलर ड्रग जो कि नॉर्मल डोज उसी एज ग्रुप को दिया जाता है और सब कुछ ठीक रहता है, वही नॉर्मल डोज किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम दे रहे हैं तो उसका शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। व्हेन अ पेशेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ ड्रग, जब कोई पेशेंट पर्टिकुलर ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अ ड्रग प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, तो वो ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है इवन एट थेराप्यूटिक डोज। जब कि हम थेराप्यूटिक डोज दे रहे हैं, नॉर्मल डोज दे रहे हैं, तब भी पेशेंट को टॉक्सिक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है ड्रग एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। These reactions are similar to other allergic reaction. The only difference is that here the drug act as an allergen. अब ये जो रिएक्शन है ये दूसरे जो एलर्जिक रिएक्शन है उनके जैसे ही होता है, और इसमें डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर ड्रग एज एन एलर्जन एक्ट करती है। अब ड्रग एलर्जी समझ लेते हैं, एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है। इन ये दोनों एक ही चीज़ है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसको समझने के लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी शब्द है इसको तोड़ देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होना, या हम बोल सकते हैं ओवर रिएक्ट करना। अब इसका जैसे हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी में के केसेस में आपने सुना होगा या देखा होगा कि किसी को फूलों से एलर्जी होती है, किसी को किसी पर्टिकुलर फ्रेगनेंस से, इत्र से, खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी पर्टिकुलर साबुन से एलर्जी होती है। नॉर्मली वही ऑब्जेक्ट या वही सब्सटेंस कोई और यूज़ कर रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर पर्टिकुलर पर्सन वो यूज़ करता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर फूल की बात कर लेते हैं, वो फूल से किसी को एलर्जी हो जाती है जबकि बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिविटी करता है। वो फूल उसको अलर्जन मतलब वो उसको एंटीजन समझता है। एंटीजन मतलब वो शरीर को नुकसान पहुँचाने वाला कोई ऑब्जेक्ट है। अब कोई शरीर को नुकसान पहुँचाने वाला ऑब्जेक्ट हमारे शरीर में आएगा तो क्या करेंगे, हमारी इम्यूनिटी उसके लिए एक्ट करेगी और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। अब
जैसे फूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फूल या कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस है, उसको हम इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन किसी पर्सन को अगर हाइपर सेंसिटिविटी है उस फूल से, तो वो जैसे ही उसको स्मेल करेगा, सूंघेगा, तो जैसे हम बोलते हैं ना स्नीजिंग, छींकना, ये भी एक इम्यूनिटी का टाइप है या इम्यूनिटी का एक काम करने का तरीका है कि हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारी नेज़ल कैविटी में अगर कोई एंटीजन आ जाता है, इसलिए हमको स्नीजिंग या छींक आती है, ताकि वो फोर्सफुली एयर ब्लो होती है और वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। अब ड्रग एलर्जी, तो जो भी जिस भी पर्टिकुलर थिंग से एलर्जी होती है उसको हम एलर्जन बोलते हैं। तो ये जो ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी दूसरे एलर्जिक रिएक्शन के जैसा ही है। यहाँ पर एलर्जन ड्रग है। जैसे अगर हम बात करें किसी को धूल से एलर्जी हो रही है, तो वहाँ पर एलर्जन क्या है, वो डस्ट पार्टिकल हो गए। किसी को पर्टिकुलर फूल से हो रही है तो हम बोल सकते हैं उस फूल के जो भी पार्ट्स हैं वो एलर्जन है। किसी को साबुन या किसी भी चीज़ से कोई क्रीम लगा रहा है उससे हो रही है तो वो एलर्जन है उसके लिए। तो एलर्जन जिससे एलर्जी होती है, और यहाँ पर ड्रग एलर्जन जैसे एक्ट करेगी क्योंकि ड्रग की वजह से एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट, फोटो सेंसिटिविटी। सम ड्रग कॉज सेंसिटाइजेशन ऑफ स्किन टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एग्जांपल है सल्फोनामाइड। अब कुछ ड्रग्स हैं जो हम लेते हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड है। इन ड्रग्स को लेने की वजह से स्किन अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर हम ये ड्रग ले रहे हैं और अल्ट्रावायलेट रेज के रेडिएशन में या उनके संपर्क में आते हैं, तो स्किन में कुछ ईचिंग या कुछ भी रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, या इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी। इडियोसिंक्रेसी। इट इज़ अ ड्रग रिएक्शन दैट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल इफेक्ट ऑब्टेन इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। ये क्या है? ये भी एक टाइप का ड्रग रिएक्शन है जो कि अगर हम देखें क्वालिटी वाइज डिफरेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। मीन्स कि कोई ड्रग हम मैक्सिमम पेशेंट में या बहुत सारे पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं जो भी हमारा थेराप्यूटिक पर्पस है उसको अचीव करने के लिए, और मैक्सिमम पेशेंट में वो थेराप्यूटिक गोल हमारा जो है वो हम अचीव कर ले रहे हैं। पेशेंट को किसी पर्टिकुलर सिम्टम के लिए हम कोई ड्रग देते हैं और पेशेंट का सिम्टम रिलीव पेशेंट को मिल जा रहा है। अब मैक्सिमम पेशेंट में कोई समस्या नहीं है। हाँ, पेशेंट को कोई सिम्टम है, हम मेडिसिन दिया, पेशेंट का सिम्टम चला गया। जैसे अगर हम बात कर लें कि किसी पेशेंट को पेन है, हमने कोई पर्टिकुलर एनाल्जेसिक पेशेंट को दिया, एक फिक्स एनाल्जेसिक कोई है, नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई फिक्स एनाल्जेसिक पेशेंट को हमने दिया, पेशेंट का पेन रिलीव हो रहा है, मैक्सिमम पेशेंट का पेन रिलीव हो रहा है। लेकिन कोई एक पेशेंट हैं जिनको हमने वही एनाल्जेसिक दिया, तो उनको पेन में तो फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन कुछ एक रिएक्शन शरीर में हो गया अलग से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, जो कि एक अनयूजुअल इफेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ रिएक्शन हो रहा है। प्रोबेबली इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन टू द ड्रग। अब ये हो सकता है कि क्योंकि जेनेटिकली उनकी फैमिली में उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए सेंसिटिविटी हो, जैसे कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। जैसे कि हम पेशेंट को एस्पिरिन एक ब्लड थिनर होता है, खून को पतला करने की एक मेडिसिन होती है। और जितने भी एक पेशेंट को अगर कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो थोड़ा थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाता है। जैसे अगर हम उनको सर्जरी या ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैनेज कुछ समय तक, कुछ सालों तक मैनेज करने के लिए उनको एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन ब्लड थिनर है, खून को पतला करता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट को, वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों का, जो भी पेशेंट है उनका ब्लड थिन हो रहा है, वो आराम से हैप्पीली जी रहे हैं। किसी को एस्पिरिन से अस्थमा हो जाता है, जो कि कॉमन है ही नहीं। तो ये हो गया इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है ड्रग डिपेंडेंस।
नाम तो समझ में आ रहा है, ड्रग पे डिपेंड होना यानी किसी मेडिसिन पे निर्भर हो जाना। इट इज़ अ स्टेट ऑफ पर्सन इन विच द पर्सन हैज़ अ कंपल्शन टू टेक कंटिन्यू taking the drug in order to experience pleasurable psychic effect and sometimes avoid discomfort due to its withdrawal। ये एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी पर्सन के लिए, पेशेंट के लिए वो पर्टिकुलर ड्रग लेना एक कंपलसरी एक्ट बन जाता है। मतलब वो ड्रग उसको लेना ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब हो सकता है वो ये ड्रग ले रहा है इसलिए क्योंकि उसको कुछ सुख मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। हो सकता है कि वो काफ़ी समय से ड्रग ले रहा है, उस ड्रग को लेना बंद करेगा तो कुछ सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, वो विड्रॉल सिम्टम्स नहीं झेलना चाहता है तो इसलिए कंटिन्यू कर देता है। तो उस ड्रग पे डिपेंडेंसी बन जाती है, निर्भरता बन जाती है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस कैन बी फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब ये ड्रग डिपेंडेंस भी दो प्रकार से हो सकती है, या पेशेंट फिजिकली डिपेंडेंट हो जाता है या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। तो फिजिकल डिपेंडेंस क्या है? दिस स्टेट नेसेसिटेट द प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन द बॉडी फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, बॉडी बिकम डिपेंडेंट। अब फिजिकल डिपेंडेंस है जैसे कि इसमें वो ड्रग होना ज़रूरी है बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखने के लिए। इसमें बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की या हाइपोथायराइडिज्म की, अब ये एकदम से ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को इंसुलिन की कमी हो गई और उसको अब इंसुलिन लेना ही है रोज़ के रोज़ बाहर से सिंथेटिक। अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें भी हम सिंथेटिक हार्मोन लेते हैं, या पेशेंट को अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो उसमें भी सिंथेटिक हार्मोन लेता है। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, एक नेचुरल होता है प्रकृति द्वारा और एक होता है मैन मेड, तो वो होता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक जब हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर हार्मोन की कमी होना शुरू होती है तो या तो आप उसको नेचुरली ठीक करिए, या जो भी लाइफस्टाइल चलती जा रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वैसा ही लाइफस्टाइल रखेंगे तो फिर आपकी बॉडी को बाहर से हार्मोन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का। डायबिटीज़ मेलाइटिस या तो हेरिडिटरी के थ्रू आ सकता है, यानी माता पिता को अगर है तो बच्चों को हो सकता है, माता पिता को नहीं है तो भी बच्चों को हो सकता है अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो, अगर उनका जो सोने का या जागने का रूटीन है वो अच्छा नहीं है तो, अगर उनका खाने पीने का रूटीन अच्छा नहीं है तो इनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इंस्टेंट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अब एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल लोग बैड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वो भी तुरंत नहीं हो जाती कि भाई आपको कल से अब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, आज तक तो ठीक है कल से इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका ब्लड शुगर लेवल जैसे नॉर्मली जो खाने के बाद का है वो लगभग 140 के अंदर में होना चाहिए। तो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन आती है जिसमें 140 के ऊपर की लाइन में ब्लड शुगर रहता है। अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो धीरे 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 और बढ़ना शुरू होता है। अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और आपने मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपका खाना पीना वही उठपटांग है, और अगर आप वही बैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और मेडिसिन लेते जा रहे हैं तो धीरे 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 डिपेंडेंसी बन जाएगी उस पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि अब बॉडी को नॉर्मली काम करने के लिए उस मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये हो गया फिज़िकल डिपेंडेंस, या इस कंडीशन में बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए। डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग इन दिस स्टेट प्रोड्यूस विड्रॉल सिम्टम्स। अगर ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको एकदम पत्थर के लिए मत समझना कि मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब फिजिकल डिपेंडेंस हो गई है, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग इन दिस स्टेट प्रोड्यूस विड्रॉल सिम्टम्स। अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाती है, अगर उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, छोड़ते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि शरीर को ज़रूरत नहीं है, आपने मन से सोच लिया कि ज़रूरत है इसलिए,
In this state, the person believes that optimum well-being can occur only in the presence of the drug, and for that he continue to take drug. Here only brain become dependent. अब यहाँ पे कोई पर्सन या पेशेंट सोच लेता है कि उसको नॉर्मल रहने के लिए उस पर्टिकुलर ड्रग की ज़रूरत है, और इसलिए वो ड्रग लेता रहता है। ड्रग से मतलब मेडिसिन लेता रहता है। अब यहाँ पर केवल ब्रेन डिपेंडेंट हो रहा है, बॉडी डिपेंडेंट नहीं है। फिजिकल डिपेंडेंसी में बॉडी डिपेंडेंट हो रही थी, यहाँ पर केवल ब्रेन डिपेंडेंट हो रहा है। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं जब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में था, तो इंदौर में बाणगंगा मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था उस समय। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जिसको हम बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि हाईली एडिक्ट होते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, शराब का, तंबाकू, गांजा, या मतलब जितनी भी वैरायटी होती है उनका नशा करते हैं, और नशा छुड़ाने के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं। अब जब मैं था वहाँ पे, तो एक पेशेंट आया, वो कुछ एक टैबलेट आती है मार्केट में, मतलब कोई मेडिसिन है, वो टैबलेट उस बिना वो टैबलेट खाया उसको नींद नहीं आती थी। जब वो पेशेंट एडमिट हुआ, 3 दिन तक वो सोया ही नहीं, ना रात में सोया ना दिन में सोया, जागता ही रहा। अब उसने बोला क्या करूं, तो हमारे जो इंचार्ज थे वहाँ पे, वो गए उसके पास, बोले क्यों नहीं सो रहा है, क्या समस्या है? तो बोले हमको बिना गोली खाए नींद नहीं आती है, और मुझे प्लीज़ एक गोली ला दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, ना यहाँ पे जो भी पेशेंट एडमिट है उनको, ना किसी स्टाफ को। आपके मेरे बीच में बात रहेगी, एक टैबलेट ला दो, मैं वो खा के सो जाऊँगा आराम से। 3 दिन से सोया नहीं हूँ, 3 दिन 3 रात से। तो इंचार्ज ने बोला ठीक है, ओके, ला देंगे, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो आए, उन्होंने उनको एक कैप्सूल दिया, रात में खाया उसने, बढ़िया सोया वो खाना खा के। 8 बजे सो गया, अगले दिन 10-11 बजे उठा। उन्होंने उसको बी कॉम्प्लेक्स, एक विटामिन का कैप्सूल दिया था, और उससे वो सो गया। क्यों? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी थी। उसको लग रहा था कि बिना वो टैबलेट, बिना गोली वाले नशे के उसको नींद ही नहीं आएगी, ऐसा उसने सोच लिया था, उसके ब्रेन ने मान लिया था, इसलिए नींद आ भी नहीं रही थी। तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जहाँ पे केवल ब्रेन डिपेंड है, आपकी बॉडी नहीं। नेक्स्ट है विड्रॉल रिएक्शन। विड्रॉल रिएक्शन मतलब कोई ड्रग जब हम विड्रॉल करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं विड्रॉल रिएक्शन। सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सम ड्रग रिजल्ट इन द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ वर्सनिंग ऑफ द क्लिनिकल कंडीशन। तो कोई ड्रग जो लंबे समय से लेते आ रहे हैं, उसको एकदम से रोक देते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, या क्लिनिकल कंडीशन या जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं विड्रॉल रिएक्शन। इसलिए जब भी आप देखें काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई ड्रग पेशेंट ले रहा है, तो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं धीरे धीरे छोड़ने के लिए। धीरे धीरे छोड़ने से मतलब है, जैसे अगर मान लो कोई 500 mg पर डे ले रहा है, ओडी ले रहा है, तो उसको फिर 400 mg ओडी कर देते हैं, फिर 300, फिर 250, 150, ऐसे करके धीरे धीरे कम करते हैं, एकदम से ड्रग छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। सम ड्रग प्रोड्यूस फोटल एब्नॉर्मेलिटीज इफ प्रेग्नेंट लेडी हैव टेकन देम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सच ड्रग आर नोन एज टेराटोजेनेटिक। कुछ ड्रग अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है, तो उस ड्रग की वजह से प्रेग्नेंट लेडी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको वही होगा, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे बच्चे, उसके वॉम में जो फीटस है, उस पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, और उस फीटस को, बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। इस प्रकार के इफ़ेक्ट को टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं, और इस प्रकार की ड्रग को टेराटोजेनेटिक ड्रग बोलते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी पेशेंट को दिखाने जाएं, तो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में लिखा रहता है, पोस्टर लगा रहता है कि गर्भवती महिलाएं पहले सूचित करें। फिर लास्ट है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोमा जो टर्म है वो यूज़ होती है कैंसर के लिए। तो कुछ ऐसी ड्रग जो कि कार्सिनोमा, कैंसर कॉज करती हैं, उनको हम बोलते हैं, ड्रग के उन इफेक्ट को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी।
सम ड्रग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन में इंड्यूस्ड कैंसर और कार्सिनोजेनिक चेंजेस। तो कुछ ड्रग हैं जिनको काफ़ी लंबे समय तक अगर यूज़ किया जाता है तो उनकी वजह से कैंसर हो सकता है या कैंसर की शुरुआत हो सकती है। ऐसी ड्रग को हम कार्सिनोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। तो ये हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये फार्माकोलॉजिकल या जो फार्माकोलॉजी है उसका बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मैक्सिमम जो फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसमें इनमें से कोई एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे कि टेरेटोजेनिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिकल वाइवा में भी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लास करेंगे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन या रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू।